नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर दिन कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे अपने दर्शकों के बीच में लेकर आते हैं जिस पर लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी। रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर हम आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं असंगठित मजदूरों के, उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। अगर आप भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर खुल चुके हैं और जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल देश में कामगारों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है और ये वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से महरूम। 2005 में भारत सरकार ने देश के 94% असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के शोषण मुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया। लेकिन अब भी बहुत काम बाकी। शोषण आज भी हो रहा है। भ्रष्टाचार और शोषण करने वाले जानते हैं कि मजदूरों की आवाज संगठित नहीं और इसीलिए शोषण करने वाले मनमानी भी करते हैं। आज संगठित मजदूरों को अपने कानूनी हक के लिए जागरूक करने की जरूरत है, साथ में कानून को और भी मजबूत करने की, सामाजिक कल्याण की स्कीमों को बेहतर तरीके से लागू करना होगा। तो ये तो थी असंगठित मजदूरों के बारे में बुनियादी जानकारी। इसके कानूनी हक के बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान एडवोकेट परमानंद पांडे जी जुड़ रहे हैं। आप कानूनी विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप दर्शकों को बड़े आसान भाषा में समझाएं कि आज संगठित मजदूरों की परिभाषा क्या है। अच्छा जी, असंगठित मजदूर का परिभाषा तो आप इसी से ले लीजिए। हटा दीजिए, संगठित नहीं है वही जो संगठित न हो असंगठित हुआ। जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, बन रही है, तो वहां बिल्डिंग में काम करने वाले जो बिल्डर होगा वो तो हो सकता है संगठित हो, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूर जो हैं पूरी तरह से असंगठित हैं। जी। अभी आपने एक उदाहरण दिया कि गांव में खेती बाड़ी में काम करने वाले मजदूर जो हैं, जमींदार के यहाँ काम करते हैं या किसी के यहाँ काम करते हैं, वो मजदूर जो है पूरी तरह से असंगठित है। जो और तरह के व्यवसाय करते हैं, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, दुकानों में काम करने वाले लोग, वो पूरी तरह से असंगठित हैं। आप देख लीजिए कि अपने आस पास में जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट, घरों में काम करने वाले महिलाएं या बच्चे और भी लोग हैं जो काम करने, बच्चे तो नहीं, जो 14 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से असंगठित हैं। वो उनको संगठन में किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। यानी आप ये देख लीजिए कि अगर वो कहीं फैक्ट्री में काम करते होते या किसी और संस्थान में काम करते होते जो गवर्नमेंट से जुड़ी होती है या उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, तो उनके लिए ESI की सुविधा मिलती, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती, ये तमाम सारी सुविधाएं उनको मिलती, लेकिन इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में अगर आप कहीं रहते हैं तो आप देखिए वहां पर काम करने वाला कई बार गार्ड जो है वो असंगठित श्रेणी में आता है। वहाँ लोगों के घरों में कार की धुलाई करने वाला, कार को साफ सुथरा कर रखने वाला आदमी वो असंगठित क्षेत्र में आता है। तमाम बसों में कंडक्टर और जो मैकेनिक का काम करने वाले हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ये तमाम लोगों को आप जिनको कर सकते हैं जो संगठित नहीं है, जिनका क्षेत्र संगठित नहीं है, वो काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। और एक चीज और भी बता दें कि ऐसे मजदूरों की तादाद संगठित क्षेत्र के मजदूरों से कम 10 गुना ज्यादा है। अगर मान लीजिए 10% संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं तो 90% असंगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए वो चलाने वाले लोग हैं और फिर भी वो पूरी तरह से तमाम सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। सर, इसके पीछे कारण आपको क्या दिखाई देता है? क्या जागरूकता का अभाव इसके पीछे ज्यादा बड़ी वजह है, या फिर आपको लगता है कि जो कानून है उन कानूनों का ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता जिसकी वजह से अधिकारों से वंचित रह जाते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर? मेरा अपना मानना है कि इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। एक तो जागरूकता का अभाव भी है, जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, एक तो ये है। दूसरी तरफ जो कानूनों का पालन होता है वो कानूनों का पालन भी नहीं हो पाता है।
आपको ये बताने मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे तमाम केसेस को करता हूं। तो तमाम ऐसे जो लेबर डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है श्रम विभागों की, वो जा करके जांच करें और देखें कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर कैसे किस जंग में स्थिति में है, उनके बारे में जाएं और उनकी समस्या का समाधान करें। जैसे कम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए एक मिनिमम वेजेज एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, माने इससे कम मजदूरी पर आप काम किसी से नहीं करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूसरे क्षेत्र में हैं, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर कि आपको एक वेज बोर्ड बना होता है या वेज कमीशन बना होता है, उस वेज कमीशन के अनुसार उसमें तनख्वाह देनी होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, माने न्यूनतम वेतन दिया जा सकता है, इतने से कम पर किसी को काम पर नहीं कराया जा सकता। लेकिन मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं होता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट केवल कागजों पर है और वो धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ का श्रम विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट है और कानूनों का कायदे से परिपालन नहीं हो पाता है। एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि जागरूकता का अभाव भी है। वो जो काम करने वाला मजदूर आता है वो इतना जागरूक नहीं होता है कि हम उसको कर सकें। ये इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि जो मजबूरी का अर्थशास्त्र जिसको आप कर सकते हैं, मजबूरी का अर्थशास्त्र यह है कि हम अगर मान लीजिए वो कहने लगे कि हम इससे कम पर काम नहीं करेंगे, तो ठीक है भैया आप मत काम करिए, आप एक काम करने के लिए छोड़ रहे हैं तो और 8 काम करने के लिए आ गए हैं। तो ये एक मजबूरी का अर्थशास्त्र होता है, जिसके कारण अगर वह मजदूर जानता भी है कि हमको इससे कम पर नहीं रखा जाता है, फिर भी वो काम करने के लिए बाध्य होता है। मुख्य दोषी तो इसमें श्रम विभाग ही है। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। और आपने जिस बात का जिक्र किया, मैं यही सवाल आपसे करने भी जा रहा था कि वो मजदूर जो अपने अधिकारों को लेकर हिम्मत दिखाकर आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से, कहने को तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो ऐसे मजदूरों के लिए काम करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर अपने अधिकारों से, अपने हक के प्रति महरूम रह जाते हैं, तो ये तो बड़ी विकट स्थिति है। इसमें सुधार की फिर कोई गुंजाइश आपको नजर आती सर? निश्चित तौर पर सुधार की गुंजाइश है इसमें, लेकिन ये सुधार करें तब तो। आपने जैसे कहा ना कि तमाम इस देश के ट्रेड यूनियन भी जो श्रमिक श्रम संघ हैं, श्रमिक संघ में भी कायदे से ये काम नहीं देखा जाता है। उनकी भी मिली भगत होती है कई बार श्रम विभाग की मिली भगत होती है, कई बार लेबर इंस्पेक्टर जो है अपनी आंख मूंद लेता है और वो चूंकि उसको काम करने वाले, आप चले जाइए किसी भी बाजार में, रेहड़ी पटरी वाले का आप देखिए, वो रेहड़ी पटरी वाले का स्थिति ये है कि वो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना काम करने के लिए होता है। दुकानों में काम करने वाले तमाम मजदूरों को ये इस ढंग का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वहाँ का एक जो श्रम विभाग है वो उससे अपनी आंख मूंद लेता है। आंख मूंद क्यों लेता है? क्योंकि वो भ्रष्ट है। जो बड़े लोग हैं काम करने वाले, वो वहाँ पर उनसे काम कराते हैं और पैसा मजदूर को नहीं देंगे, बल्कि थोड़ा बहुत पैसा श्रम विभाग को दे देंगे। श्रम विभाग इस पर कोई रिपोर्ट नहीं कराता। तो जहां तक इसमें सुधार की गुंजाइश की बात है, तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की गुंजाइश है और इसमें पूरी तरह से सबको संगठित करने की जरूरत है। संगठित का मतलब ये नहीं कि आप उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको संगठित का मतलब ये है कि कोई श्रमिक संघ आए सामने खड़ा होकर के उनको बताए कि तुम्हारी ये अधिकार है और इन हकों को पाने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए तुमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़ सकते हो तो निश्चित तौर पर भुगतो। और यही स्थिति आ गई है। कम से कम 75 साल बाद आप देख लीजिए, इस देश में आज भी मजदूरों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। चलिए बिल्कुल सर, एक ब्रेक के लिए हमें आज संगठित क्षेत्र के मजदूरों की, उनसे जुड़े कानूनी अधिकार क्या हैं, बेहद खास मेहमान परमानंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दर्शकों के सवाल देने का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, एक ये जो चलन सा बन गया कि जो मामले सुर्खियां बटोर देते हैं उन पर काम करने वाली इस तरह की संस्था तो थोड़ी गंभीरता बरतती दिखाती है, लेकिन बाकी का क्या? जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि भाई आप अपना दुखड़ा रोते रहिए, माथा पीटते रहिए, आपकी सुनने वाला कोई है नहीं, ये सुनवाई हो कैसे? इसका तो सुनवाई के लिए तो अक्षय जी आपका यही करना पड़ेगा कि संगठित करना पड़ेगा। जो ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं। अब जैसे देखिए, ईंट भट्ठा मजदूरों के लेकर के एक बार आंदोलन चला था
और वो उसमें काम करने वाले तमाम लोग जो जैसे तमाम गरीब पिछड़े इलाकों से आते हैं, वो ऐसे लोग आते हैं जो अपने हक के लिए नहीं काम कर सकते हैं। उनके लिए कम से कम ये नियम में है, कानून में ऐसा दिया हुआ है कि उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए रखा जाए, उनके लिए छत दी जाए जब तक वो काम करते हैं वहां पर। लेकिन वो कोई किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। वो बेचारे किसी तरह से तंबू और टेंट गाड़ करके घर आते हैं और उनकी चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है और रिटर्न से रह जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया था इस एक स्कीम है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मनरेगा की स्कीम चल रही है, लेकिन मनरेगा की स्कीम में भी आपको हम बताएं, देखिए ऐसी स्थिति हो गई है, ये कई चीजें कहने में हमको संकोच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बात खुली हुई है, सबको मालूम है। मनरेगा स्कीम में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग तो नाम अपना लिखा करके चले आते हैं और वो उनकी साठगांठ होती है, वो एक दिन भी नहीं काम करते हैं और उनको पैसा मिलता रहता है, बाकी आधा पैसे पर, 75% पैसे पर। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जो काम करते हैं उनके लिए 120 दिन का है कि 120 दिन काम करेंगे। 120 दिन में भी वो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है अधिकारियों से लेकर के और ग्राम प्रधान तक से, ये इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती इस ढंग का। तो ये स्थिति है, इसको लेकर के एक आंदोलन की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ये जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक पूरी तरह से इसका कार्यान्वयन और क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, और जब तक इसका कार्यान्वयन और क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कानून कितना भी बना लीजिए, पूरी तरह से कानून तो इस देश में इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की स्थिति आप देख लीजिए, आप किसी दिन भी चले जाएंगे लेबर कोर्ट में देख लीजिए, सैकड़ों की तादाद में मजदूर आता है और बेचारा फटेहाल में आता है, लौट के चला जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ सुधार भी होता है, कुछ यूनियन बहुत काम भी कर रही है इस दिशा में, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है इसमें और बहुत काम करना बाकी है। सर बिल्कुल, आपने कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, लेकिन अब दिक्कत तो ये है ना कि लोगों में आंदोलन को लेकर भी डर हो गया कि कुछ आंदोलनकारी अंत में आंदोलन जीवी बनकर रह जाते हैं, अपना फायदा तो उठा ले जाते हैं, लेकिन जिनके लिए जंग होती है वो उसी सूरत हाल में पड़े रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा जो कानून है, कम से कम उसी पर लोगों को ज़्यादा जानकारी हो तो कम से कम प्रयास तो किए ही जा सकते हैं? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वेजेस वर्कर्स हैं, काम के एवज में जिनको पैसे नहीं मिलते, तमाम दिक्कतें हैं जैसा आपने जिक्र भी किया, लेकिन जो मौजूदा कानून है, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें, कैसे उनकी समस्या का समाधान हो? देखिए, इसमें तो सबसे जरूरी चीज है, आपने जो बात उठाई है ना, वो बहुत मौजूद बात है, बहुत एकदम तर्कसंगत बात है। आपको बताएं, बॉम्बे में हड़ताल हुई थी टेक्सटाइल वर्कर्स की, उसमें करीब 3-4 लाख वर्कर शामिल हुए थे, लेकिन तमाम ऐसे वर्कर से उसमें ऐसी हुई कि मिल मजदूरों ने मिलों को बंद कर दिया। मिल को बंद करने में उनको फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि वो जमीन जो है जो औने पौने दाम पर उनको जमीन मिली हुई थी, अरबों रुपए में उन्होंने बेचा उस जमीन को, और तमाम नेता लोग उसमें सुखी हो गए और अच्छे हो गए, पॉलिटिशियंस भी बहुत फायदेमंद हो गए। स्थिति रहे। मजदूर की हालत ये हो गई कि तमाम मजदूर, आपको बताएं कि वो गोभी के जैसे पत्ते होते हैं उनको खाने के लिए मजबूर हो गए थे, इतनी मुफलिसी और मजबूरी में रहना पड़ा। तमाम मजदूर मर गए जब चिकित्सा के अभाव में, ये स्थिति हो गई। लेकिन आपका ये जो बात करना है कि मैं हर चीज तो आ नहीं सकती, तो इस नाते थोड़ा सा उसी कानून को ठीक से समझने की जरूरत है और लेबर विभाग में, श्रम विभाग में इस चीज की जानकारी देने की जरूरत है कि देखिए हम यहाँ इस ढंग से काम कर रहे हैं और हमको ये नहीं दिया जा रहा है। आपको बताइए, देखिए 8 घंटे काम करने की बात है मिनिमम वेज एक्ट के तहत, किसी भी काम को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं, लेकिन 12-12 घंटे काम कराए जाते हैं, और 12 घंटे का काम करने 4 घंटे आपने अतिरिक्त किया है, तो कम से कम उसका दुगना वेज मिलनी चाहिए, दुगनी उसमें आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी ड्यूटी ही 12 घंटे की हो गई। ये भयानक शोषण की स्थिति चल रही है, और इस शोषण की स्थिति को दूर करने के लिए मजदूर को स्वयं आकर के इसके खिलाफ शिकायत करानी होगी, और तब मजदूर, तब तक लेबर डिपार्टमेंट अगर नहीं जागता है तो तमाम यूनियनों को इस बारे में आंदोलन चलाना होगा। इसमें विधानसभा में, इसमें लोकसभा में, इनसे नेताओं को अभी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी इनकी है कि इस चीज को देखें, और वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, काफी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अगर ठीक ढंग से इस पर आवाज उठाई गई तो। अन्यथा तो जैसी स्थिति चल रही होती चलती ही रहेगी।
नहीं तो फिर क्या है कि जिस तरीके से फंड भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तमाम संस्थाएं होती हैं, भाई खर्च तो होता ही ना, और उसके पीछे मकसद ये होता है कि जिनके लिए ये संस्था बनाई गई कम से कम उनको फ़ायदा पहुँचे। अगर फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो फिर श्रम विभाग का क्या काम, सोशल इंश्योरेंस बोर्ड जैसे संस्थानों की ज़रूरत क्या है? फिर इनको ताला बंद कर दो भाई, ये तो फिजूल खर्ची है ना जनता के पैसों की। ये बात आपके जो देखिए, ये आदमी जब आदमी आ जाता परेशानी में बहुत पड़ जाता है तो यही बात कहता है कि ये श्रम विभाग जो हमारे श्रम की रक्षा नहीं कर सकता है। हम लोग तो जेल जाते हैं श्रम विभाग में, कई बार कहते हैं ना कि ये श्रम विभाग नहीं है, ये तुम श्रमिकों की रक्षा के लिए यहाँ पर बैठाए गए हो, लेकिन श्रमिकों की रक्षा न करके तुम मालिकों की रक्षा करते हो। और ये जंग की स्थिति आ गई है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट कहीं भी श्रम विभाग में चले जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हरियाणा, कहीं के श्रम विभाग में जाके देख लीजिए कि वो अधिकारी वो एक तरह से ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जैसे श्रमिकों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी ये कानून बने हुए हैं, तमाम कानून बने हुए हैं। जैसे उनको कोई श्रमिक है, वो अगर मान लीजिए चिकित्सा की सुविधा की जरूरत है तो उसके लिए चिकित्सा का कार्ड बना हुआ है। जैसे उसके अचानक घर में कोई विकलांग हो गया है तो विकलांग हो गया है तो उसके लिए एक व्यवस्था है कि वो जाकर के सरकार से उसको सुविधा मिल सकती है कि वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है। जैसे वो अगर उसके घर में कोई मौत हो जाती है तो मौत के लिए किसी मजदूर के घर में इतना पैसा नहीं होता है कि तमाम खर्च वो कर सके, तो इसलिए उसके लिए एक सर्टेन राशि मिलने की बात है। लेकिन ये तो जानकारी होगी और जानकारी के बाद श्रम विभाग तक ठीक ढंग से पहुंचेंगे तभी इस चीज का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा तो आप बताइए कि आंदोलन चलाने से, कई लोग आंदोलन चलाते हैं और वो आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन की बात कही कि तमाम जो सुर्खियों में बटोर लेते हैं वो तो एक बात उसके लिए तो करते हैं, लेकिन बहुसंख्य मजदूर, बहुसंख्य किसान मजदूर भी इस चीज से वंचित रह जाता है और वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है। तो सर कम से कम एक अच्छा उपाय तो यही ना कि नाम अगर श्रम विभाग रख दिया है तो भाई मकसद तो ये स्वाभाविक है कि श्रम करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस विभाग का गठन किया गया। लेकिन अगर रक्षा नहीं हो पा रही तो नाम बदल दें, श्रम विभाग की जगह स्वयं विभाग कर दें। ये ठीक कर रहे हैं आप, ये बात ठीक कर रहे हैं कि ऐसा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं, वो उस विभाग वो नाम रखने से वो कोई अनुमति नहीं मिलेगी, ना वो नाम रखने से वो उसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि उसको न तो पार्लियामेंट अनुमोदन करेगी, न लेजिस्लेटिव असेंबली उसका अनुमोदन करेगी। श्रम विभाग के नाम पर ही उसका कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि 90% इस देश में असंगठित मजदूर हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर लागू है, उसको पूरी तरह से ईमानदारी से लागू कराया जाए तो तमाम श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उनको कम से कम बेसिक चीजें तो मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा। चले कम से कम उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि जो भी सरकारें दावा करती हैं कि कम से कम हम आम लोगों की भलाई को लेकर काम करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जो वाकई में हकदार हैं उनको उनका अधिकार जरूर मिले। और अगर उनके अधिकारों को दिलाने को लेकर तमाम संस्थाएं हैं, तमाम संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, फंड भी मुहैया कराए जाते हैं, अगर उसका लाभ नहीं मिलता तो ये फेल्योर कहीं ना कहीं उन राज्य सरकारों का है। इस पर सरकार को अच्छा लगे बुरा लगे ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। इस बात को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का अधिकार है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि सरकारों का आज नहीं तो कल इस तरफ ध्यान जरूर जाएगा और जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय रोकेगा। बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।